केमिस्ट्री के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक नंबर ऑफ मोल्स या मोलों की संख्या के बारे में बात करते हैं। जनरल साइंस में मोलों की संख्या से संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन जनरली बच्चे गलत ही करते हैं, क्योंकि मोलों की संख्या निकालने तक वो कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ते ही नहीं है। इन सभी वीडियोस को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो एक सिस्टमेटिक तरीके से मैंने आपको चीजें बताई है। अगर पहला वीडियो आपने अच्छे से देखा है तो दूसरा और अच्छे से समझ में आएगा, दूसरा सही से पढ़ा है तो तीसरा और अच्छे से समझ में आएगा। साथ में वीडियो की जो लेंथ है वो भी मैंने बहुत सिस्टमेटिक रखी है, ताकि वीडियो आपको ज्यादा लंबा भी नहीं लगे। वरना तो 2-2 घंटे के वीडियो बनाते समय क्या होता है कि बच्चा स्टार्टिंग का आधा घंटा बड़ी इंटेंसिटी के साथ पढ़ता है और लास्ट वाले को फिर स्पीड से निकाल देता है। पता लगा उसी लास्ट वाले में मेन कॉन्सेप्ट थे, क्योंकि कोई भी टीचर पढ़ाता है तो वो स्टार्टिंग में केवल एडजस्ट होने की कोशिश करता है और आखिरी में ही कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, और उसी को आप बहुत जल्दी निकाल देते हैं और वहीं से क्वेश्चन बनता है। तो मेरी ये आशा है कि आप प्रत्येक वीडियो को ध्यान से पढ़ेंगे। लेंथ उनकी ज्यादा नहीं है, आराम से आपको समझ में आएंगे। और कैसा भी क्वेश्चन हो दोस्तों, 2-2 नंबर, आधे नंबर, एक-एक नंबर से लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। और फिर पढ़ते टाइम आप ये सोच लेते हैं कि मैं तो साइंस पढ़ूंगा ही नहीं, इतनी डिटेल में आएगी तो मैं छोड़ दूंगा, तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आइए, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स। सबसे टफ टॉपिक इसको मानते हैं लोग, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे आसान टॉपिक है। मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, देखिए, एग्जाम ओरिएंटेड बातें करेंगे और पिछले एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं उनके कॉन्सेप्ट को भी साथ में क्लियर करते चलेंगे। देखिए, तो नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला है, एक सूत्र है। मोलों की संख्या, पहले तो आपको ये सूत्र याद होना चाहिए, बराबर ग्रामों में भार बटे अणु भार। पहले तो आप ये सूत्र याद रखें, मोलों की संख्या बराबर ग्रामों में भार बटे अणु भार। अब मोलों की संख्या को एन से प्रदर्शित करते हैं, ग्रामों में भार को एम से और अणु भार को कैपिटल एम से। ये एक सूत्र हो गया, जहां पर स्मॉल एन जो है वो है मोलों की संख्या, स्मॉल एम जो है ग्रामों में भार, और कैपिटल एम क्या है, अणु भार। नंबर ऑफ मोल्स, वेट इन ग्राम, और अणु भार को मॉलिक्यूलर वेट कहेंगे। अगर आपको ग्रामों में भार दिया गया है, अणुभार दिया गया है, तो आप मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। पिछले वीडियोज में ही मैंने आपको अणुभार के बारे में बताया है और बहुत अच्छे से, किसी भी यौगिक या अणु में उपस्थित जितने भी परमाणु हैं उनके परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास को अगर आप आपस में जोड़ देंगे तो जो मास आएगा वो अणुभार या मॉलिक्यूलर मास आएगा। ग्रामों में भार आपको दिया हुआ होगा, ग्रामों में भार दिया है, अणु भार आप निकालना जानते हैं, तो किसी भी अणु सूत्र की मोलों की संख्या या किसी भी अणु या यौगिक के मोलों की संख्या आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए, अब इसी फॉर्मूला पर एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड
में मोलों की संख्या ज्ञात करो। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो केवल बच्चा ये सोचता है कि हमें तो केवल 44 ग्राम दिया है, बाकी कोई संख्या ही नहीं दी गई है। तो संख्या आपको निकालनी आनी चाहिए। अब जैसे ही मोलों की संख्या पूछा है, ग्रामों में भार दे रखा है, तो ये सूत्र लगेगा। और ये सूत्र क्या है? मोलों की संख्या ग्रामों में भार बटे अणुभार। तो मोलों की संख्या निकालना है, ग्रामों में भार 44 ग्राम है और अणुभार निकालना है। अणुभार क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार। तो याद कीजिए, CO2 का अणुभार क्या होगा? कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का 32, और टोटल कितना हो गया? 44 AMU। ग्रामों में भार क्या है? 44 ग्राम। अणुभार भी कितना है CO2 का? 44। तो इस m की जगह कितना आ जाएगा? 44। तो n बराबर 44/44, और आंसर कितना आ गया? 1 मोल। एक और बात, अगर कोई आपसे पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में ग्रामों में भार कितना है, तो 44 ग्राम। और CO2 का अणुभार निकालना आपको पहले से पता है, 44 AMU। AMU क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। परमाणु द्रव्यमान या मॉलिक्यूलर मास को मापने की जो इकाई है वो AMU है, जिसको आजकल U से प्रदर्शित किया जाता है, यूनिफाइड मास। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे देख लीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। किसी ने आपसे पूछा 126 ग्राम नाइट्रिक अम्ल में मोलों की संख्या ज्ञात करें। मोलों की संख्या ज्ञात करें। देखिए, निकालते हैं मोलों की संख्या। आराम आराम से देखिए, मोलों की संख्या का फॉर्मूला है ग्रामों में भार बटे अणु भार, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ग्रामों में भार आपको दे रखा है, कितना है? 126। अणुभार आना चाहिए, और अणुभार किसका निकालना है? नाइट्रिक अम्ल का। इसलिए मैं आपको कह रहा था, आपको अणु सूत्र याद होने चाहिए। अब नाइट्रिक अम्ल का अगर आपको ये पता ही नहीं है कि इसका सूत्र HNO3 होता है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते। और फिर HNO3 का अणुभार कैसे निकालना है, ये भी आपको आना चाहिए। हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, और 3 ऑक्सीजन का 48, कितना हो गया? 63 AMU। तो अणुभार कितना हो गया? 63, और आंसर कितना हो गया? मोलों की संख्या 2 मोल। आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, क्योंकि वीडियो जिस ऑर्डर में डले हैं, अणुभार कैसे निकालना है, सबके परमाणु भार से परमाणु भार कैसे पता लगे, 1 से 20 तक तत्वों के परमाणु भार हमें याद है। बाकी और डिटेल में जानकारी आपको चाहिए तो बुक में आपको अवेलेबल हो जाएगी। अवनी पब्लिकेशन से ही मेरी जनरल साइंस की बुक है, जिसमें आप किसी भी एग्जाम का, कोई भी जनरल साइंस से संबंधित एग्जाम हो, आप अपना सिलेबस देखो, उस सिलेबस में से रिलेटेड टॉपिक उस बुक से पढ़िए। थ्योरी भी है और साथ में MCQs भी है। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, कॉमर्स से हैं या साइंस से हैं, जनरल साइंस के लिए अगर आपको एक बेहतरीन बुक चाहिए तो अमनी पब्लिकेशन की मेरी जो बुक है
जिसमें व्याख्या सही चीजें आपको मिल रही है वो आप ले सकते हैं और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जनरल साइंस के क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, तो नाइट्रिक अम्ल का निकाला और इस तरीके से मोलों की संख्या हो गई। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मोलों की संख्या निकालना आसान है, बशर्ते अणुभार निकालना आना चाहिए। जैसे किसी ने कहा 51 ग्राम अमोनिया में उपस्थित मोलों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए, वही फॉर्मूला, मोलों की संख्या ग्रामों में भार बटे अणुभार। ग्रामों में भार कितना दे रखा है? 51। अब हमें क्या निकालना है? अणुभार। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन के 3, कितना हो गया? 17 AMU। तो अणुभार कितना हो गया? 17। और ये कितनी बार कट जाएंगे? तो मोलों की संख्या कितनी हो गई? 3। रासायनिक सूत्र बनाना आपको पता है। सूत्र अगर आप बना लेंगे तो आप अणुभार निकाल लेंगे। ग्रामों में भार आपको दिया गया होगा और आराम से मोलों की संख्या पता कर ले। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, इस फॉर्मूले से आप थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच रखें तो एक कॉन्सेप्ट निकल के बाहर आएगा, जिसको मैं लिखवाऊंगा भी सही अभी आपको। ध्यान से देखना, थोड़ी बहुत गणित है, ज्यादा नहीं है। उससे ही एक कॉन्सेप्ट निकलेगा जो आपको याद रखना है और एग्जाम्स में पूछा भी गया। क्या है? देखिए, अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, मोलों की संख्या बराबर ग्रामों में भार बटे अणुभार। क्लियर है बात? अगर मैं ये कहूं कि ये दोनों बराबर है, किसी भी अणु या यौगिक के लिए ग्रामों में भार बराबर अणुभार, ये दोनों सेम है। देखिए, अगर किसी भिन्न का अंश और हर बराबर हो जाए, यहां देखिए, जैसे 2/2, आंसर कितना आएगा? 1। जैसे 100/100, आंसर कितना आएगा? 1। जैसे 5000/5000, आंसर कितना आएगा? 1। किसी भी भिन्न के अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर हो तो आंसर क्या आएगा? 1। तो किसी भी यौगिक या अणु के लिए अगर अणुभार और ग्रामों में भार बराबर हो, इसका मतलब मोलों की संख्या कितनी होगी? 1। देख लीजिए, तो इसको नोट डाल के भी लिख सकते हैं। क्या है? किसी भी यौगिक या अणु का ग्रामों में भार उसके अणुभार के बराबर हो तो मोलों की संख्या 1 होगी। देख लीजिए, या यूं कह सकते हैं कि किसी अणु या यौगिक के अगर मोलों की संख्या 1 है तो उसका ग्रामों में भार उसके अणुभार के बराबर है। अगर ग्रामों में भार अणुभार के बराबर है तो मोलों की संख्या 1,
और अगर मोलों की संख्या 1 है तो ग्रामों में भार अणु भार के बराबर होगा। क्लियर है? देख लीजिए, एक और चीज देखिए, मान लीजिए आपसे ये पूछा गया कि ऑक्सीजन गैस के 3 मोल का ग्रामों में भार ज्ञात करो। ये क्वेश्चन, पहली बात तो आपको ये याद रखना है, वही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। मोलों की संख्या ग्रामों में भार बटे अणु भार। और ये मैं आपको बता चुका हूं, अगर ऑक्सीजन गैस बोल रहा है, अकेला ऑक्सीजन बोलता तो O, और ऑक्सीजन गैस बोल रहा है तो O2, और एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का कितना हो गया, 32 AMU, ये अणुभार हो गया। तो ऑक्सीजन गैस के या ऑक्सीजन गैस का जो अणुभार है वो कितना हो गया, 32 AMU। तो ग्रामों में भार पूछ रहा है, मोलों की संख्या कितनी है, 3। देखो मोलों की संख्या 3, ग्रामों में भार निकालना है, अणुभार कितना है, 32। इसको सॉल्व करेंगे और कितना आ जाएगा, 32 गुणा 3, 6 और 9, 96 ग्राम। देख लीजिए, ग्रामों में भार दे रखा हो तो अणुभार से डिवाइड करके और मोलों की संख्या निकाल लेंगे, और मोलों की संख्या दे रखी हो और तो अणुभार से गुणा करके ग्रामों में भार निकाल लेंगे। फॉर्मूला तो ठीक है, आप ऐसा सोच सकते हैं, ऑक्सीजन गैस के 3 मोल का ग्रामों में भार, अभी मैंने आपको बताया 1 मोल का ग्रामों में भार कितना होगा, जितना उसका अणु भार होगा। तो क्यों ना आप ऐसा सोचें कि ऑक्सीजन गैस के 1 मोल का अणुभार देखते हैं, या 1 मोल का ग्रामों में भार, और 1 मोल का अणुभार या ग्रामों में भार बराबर ही होगा। तो 1 मोल का कितना हो गया, O2 के लिए 32। जब 1 मोल का ग्रामों में भार 32 है तो 3 मोल का कितना हो गया, 32 इंटू 3, 96। क्योंकि कभी अगर आपको ये फॉर्मूला भूल जाए, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो पहले फॉर्मूला लिखेंगे जो पैटर्न 10 तक पढ़ते आए हैं, अगर फॉर्मूला याद नहीं आया तो उनको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट बना के चलेंगे कि 1 मोल में जो ग्रामों में भार है वो उसके अणु भार के बराबर होगा। अब ऑक्सीजन गैस का अणु भार 32 है, मतलब 1 मोल में ग्रामों में भार भी 32 है, और 3 मोल के लिए पूछा गया तो 32 को 3 से गुणा कर देंगे। देखिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन बताता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज के 5 मोल का ग्रामों में भार निकाल। पहले फॉर्मूले से देखते हैं, मोलों की संख्या ग्रामों में भार बटे अणु भार। मोलों की संख्या 5, ग्रामों में भार निकालना है, अणु भार कितना है ग्लूकोज का वो देख लीजिए। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास C6
H12O6। एक कार्बन का 12 तो 6 के 72, 12 और 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 96। इसको अगर आप जोड़ेंगे 180 AMU, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 180 ग्रामों में भार निकालना है, 180 इंटू 5 और कितना हो गया, 900 ग्राम। इसके अलावा अगर आप इसको ऐसे देखते कि ग्लूकोज के 5 मोल में ग्रामों में भार पूछा है, 1 मोल में ग्रामों में भार कितना है, जो अणुभार है, तो ग्लूकोज का 1 मोल का अणुभार कितना है, या ग्रामों में भार कितना होगा जो अणुभार है, तो 180। और एक मोल का जब 180 है तो 5 मोल का कितना हो गया, 900 ग्राम। ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए और उसका अणुभार निकालना आना चाहिए। और 1 मोल के लिए अगर आपने अणुभार निकाल लिया तो 1 मोल में उतना ही ग्रामों में भार होता है। जैसे इसका 180 अणुभार है तो 1 मोल में इसका ग्रामों में भार भी 180 है, अभी मैंने आपको बताया था। इस तरीके से आप मोलों की संख्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है? आगे देखिए, दूसरा यह है, ग्रामों में भार की जगह आपको नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखे हैं, तो एक और फॉर्मूला है, नंबर ऑफ पार्टिकल। अभी अगर आपको किसी भी यौगिक या अणु का ग्रामों में भार दे रखा है तो कैसे मोलों की संख्या निकालनी है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, मैंने आपको बता दिया। एक और कॉन्सेप्ट देखिए, अगर आपको कणों की संख्या दे रखी है तो आपके पास एक फॉर्मूला है, उससे निकालेंगे। क्या फॉर्मूला है, देखिए, मोलों की संख्या बराबर जो भी आपको कणों की संख्या दे रखी है, नंबर ऑफ पार्टिकल, उसमें भाग दे देंगे आवागाद्रो संख्या। अब ये आवागाद्रो संख्या क्या है, इसको Na से प्रदर्शित करते हैं। इसको देखिए, Na आवागाद्रो संख्या। जैसे इससे पहले वाले में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि 1 मोल में ग्रामों में भार उसके अणुभार जितना होगा, ऐसे ही आवागाद्रो संख्या है किसी भी यौगिक या मॉलिक्यूल अणु में अणु के 1 मोल में कणों की संख्या आवागाद्रो संख्या कहलाती है। 1 मोल में कोई सा भी यौगिक हो, कोई सा भी अणु हो, उसके 1 मोल में कणों की संख्या निश्चित होगी, और वो निश्चित संख्या है 6.022 इंटू 10⁻23। ये आवागाद्रो संख्या का मान है। आवागाद्रो संख्या का मान एक बार फिर लिख देता हूं, 6.022 इंटू 10⁻23।
आवागाद्रो नामक वैज्ञानिक ने बताया, कैसा भी यौगिक हो, कैसा भी अणु हो, उसके एक मोल में कणों की संख्या फिक्स होती है, और वो संख्या है 6.022 इंटू 10⁻23। कोई भी हो, कैसा भी यौगिक, कैसा भी अणु, अगर उसका एक मोल है तो कणों की संख्या ये होगी। देख लीजिए। अब इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे? एग्जाम में आपसे पूछा गया CO2 के 12.044 इंटू 10⁻23 कणों की संख्या के लिए n का मान, मोलों की संख्या का मान निकाली। तो देखिए, n कणों की संख्या बटे आवागाद्रो संख्या। कणों की संख्या कितनी है? 12.044 इंटू 10⁻23। और आवागाद्रो संख्या कितनी है? 6.022 इंटू 10⁻23। ये इसे कट जाएगा कितने बार? 2 बार। और मोलों की संख्या कितनी आ गई? 2 मोल। ऐसा ही अगर एक और क्वेश्चन हो कि CO2 के 3.011 इंटू 10⁻23 कणों की संख्या के लिए मोलों की संख्या का मान निकालिए। सेम वही फॉर्मूला होगा, कणों की संख्या बटे आवागाद्रो संख्या। कणों की संख्या कितनी है? 3.011 इंटू 10⁻23। और आवागाद्रो संख्या कितनी है? 6.022 इंटू 10⁻23। ये कटेगा और 1/2, 0.5 मोल। तो कणों की संख्या अगर ग्रामों में भार दे रखा है तो ग्रामों में भार बटे अणुभार। अगर कणों की संख्या दे रखी है तो कणों की संख्या बटे आवागाद्रो संख्या। मोलों की संख्या निकालने के दो फॉर्मूले हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अगर क्वेश्चन में ग्रामों में भार दे रखा है तो बटे अणुभार करते ही मोलों की संख्या आ जाएगी। अगर क्वेश्चन में कणों की संख्या दे रखी है तो बटे में आवागाद्रो संख्या करते ही मोलों की संख्या आ जाएगी। आवागाद्रो संख्या का मान आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए, अब हमने जो दो फॉर्मूले पढ़े हैं इनको आपस में जोड़ते हैं। देखिए, मैं ऐसे कह रहा हूं कि मोलों की संख्या, ध्यान से देखना, बराबर मोलों की संख्या लिख सकता हूं। 2 = 2 लिखने में क्या दिक्कत है? 5 = 5 लिखने में कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मोलों की संख्या बराबर मोलों की संख्या लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं। तो फिर n बराबर n लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, n बराबर, अलग अलग पेन से इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। एक है ग्रामों में भार बटे अणु भार, दूसरा है कणों की संख्या बटे आवागाद्रो संख्या। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखें। होगा क्या? अब आपसे वो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, क्या? देखते हैं। 22 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या नहीं पूछ रहा है, कणों की संख्या बताइए। इस तरीके का क्वेश्चन आए। फिर आप सोचेंगे कि सर
कौन से फॉर्मूले से करें? याद रखें, आपको ग्रामों में भार दे रखा है, ग्रामों में भार से आप अणुभार से डिवाइड करेंगे और मोलों की संख्या निकालेंगे, और जब मोलों की संख्या दे रखी हो तो कणों की संख्या अपने आप आ जाएगी, और ये चीजें यहां से सॉल्व होगी। देखिए, इस फॉर्मूले से ग्रामों में भार कितना है? 22। अणुभार CO2 का कितना होता है? 44। कणों की संख्या आपको निकालनी है। आवागाद्रो संख्या कितनी है? 0.22 10⁻23। देखिए क्या होगा, ये इससे कट जाएगा 2 बार, और ये यहां आएगा तो कितना हो जाएगा? देखिए, या ये 1/2 से सीधा ही गुणा हो जाएगा, तो कणों की संख्या 6.022 10⁻23/2 3.011 इंटू 10⁻23। बात समझ रहे हो? ग्रामों में भार दे रखा है तो आप कणों की संख्या निकाल सकते हैं, कणों की संख्या दे रखी है तो आप ग्रामों में भार निकाल सकते हैं। ये दोनों चीजें तो पहले से ही फिक्स है। अणुभार भी उसके सूत्र के अकॉर्डिंग पहले से फिक्स है, और आवागाद्रो संख्या का मान तो आपको याद रखना ही है, 6.022 इंटू 10⁻23 आवागाद्रो संख्या। एक मोल में उपस्थित कणों की संख्या, कैसा भी यौगिक हो, कोई भी अणु है, उसका अगर 1 मोल है तो कणों की संख्या आवागाद्रो संख्या के बराबर होगी। मोलों की संख्या कैसे निकालना है? क्वेश्चन में अगर ग्रामों में भार दे रखा है तो अणुभार से डिवाइड कर दो, कणों की संख्या दे रखी है तो आवागाद्रो संख्या से डिवाइड कर दो। अगर दोनों को रिलेट करके कोई क्वेश्चन आता है तो ऐसे सॉल्व कर लो। वैसे सिंपल सी बात है, अगर इन दोनों को मिला के भी नहीं लिखता तो भी आप दिमाग लगा सकते थे कि ग्रामों में भार दे रखा है, तो एक बार मोलों की संख्या निकाल लेते हैं, और फिर कणों की संख्या और मोलों की संख्या का क्या रिलेशन है कि मोलों की संख्या बराबर कणों की संख्या बटे आवागाद्रो संख्या। आवागाद्रो संख्या आप जानते ही हैं, कणों की संख्या निकालनी है तो मोलों की संख्या और आवागाद्रो संख्या को क्या कर दे? गुणा कर दे। क्लियर है बात? देख लीजिए। एक चीज और देखिए, ये बात आप याद ही रख लें, 1 मोल के लिए, पहली बात, 1 मोल के लिए उसका ग्रामों में भार पूछा जाए तो वो होगा अणुभार के बराबर। जैसे ही 1 मोल आए, ये मैं आपको बता चुका हूं, 1 मोल के लिए क्या क्या याद रखना है? 1 मोल के लिए कणों की संख्या जैसे ही पूछी जाए, आपका जवाब आवागाद्रो संख्या होना चाहिए, और आवागाद्रो संख्या को Na से प्रदर्शित करेंगे 6.022 10⁻23। और 1 मोल के लिए ग्रामों में भार, कणों की संख्या, और अगर 1 मोल के लिए आयतन बोला जाए, कैसा भी यौगिक हो, कैसा भी अणु हो, 1 मोल के लिए आयतन 22.4 लीटर होता है। बुक्स में ऐसा दे रखा होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर, मानक ताप और दाब पर 1 मोल गैस का या 1 मोल किसी भी पदार्थ का आयतन 22.4 लीटर होगा।
और ये गैस के लिए ही होगा। देख लीजिए आप। अब आपको कोई ये कहे कि 64 ग्राम ऑक्सीजन गैस का आयतन लीटर में ज्ञात करें, तो आप देखिए 1 मोल ऑक्सीजन गैस में 32 ग्राम होते, तो 64 ग्राम में कितने मोल हो गए? 2 मोल। 1 मोल का आयतन कितना है? 22.4 लीटर। तो 2 मोल का आयतन कितना होगा? 22.4 को 2 से गुणा कर लो, 844 लीटर। ये 3 बातें आपको याद रखनी है। 1 मोल के लिए ग्रामों में भार उसके अणुभार के बराबर, कणों की संख्या आवागाद्रो संख्या के बराबर, और आयतन 22.4 लीटर के बराबर। अब इन सभी कॉन्सेप्ट से अलग अलग तरीके के जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछे गए एग्जाम में, और कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो यहाँ रह गया हो, इसके लिए आप बुक को देखें, उसके क्वेश्चन सॉल्व करें, और बार बार ये वीडियो देखें और इसके नोट्स बनाकर इसको रिवाइज करें। एग्जाम का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा मोलों की संख्या का, किसी भी लेवल का आ जाए, अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक से कर ली और सॉल्यूशन जो है या कॉन्सेप्ट जो है वो इन वीडियो के माध्यम से देख लिए, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा, बल्कि आप कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे से 4 ऑप्शन में से बिल्कुल क्लियरिटी के साथ टिक कर पाएंगे। तो देख लीजिए ये पूरा वीडियो, आराम से इसके नोट्स बनाइए। और मैं फिर हर वीडियो में कहता रहता हूं, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में ऐसा है कि लोगों के पास कंटेंट बहुत ज्यादा है। मेरा पढ़ लिया, किसी और सर ने भी, कोई सर गलत नहीं है, कोई बुक गलत नहीं है, सभी अपनी तरफ से बहुत अच्छा पढ़ाते। मैं तो हर क्लास में कहता हूं कि मैं घटिया पढ़ाता हूं, लेकिन मैं इससे बढ़िया नहीं पढ़ा सकता। मैं अपनी तरफ से द बेस्ट कर रहा हूं, कोई और भी अपनी तरफ से द बेस्ट कर रहा है। अब आप सबको मिला के लास्ट में याद तो आपको ही करना है। तो जिसका भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, चाहे बुक हो चाहे सर हो, उनका आराम से आप उनके वीडियो देखें, उनके नोट्स बनाएं, और फिर उनको आप कितनी बार याद कर सकते हैं इस पर फोकस करें। और याद करने के बाद पूरी ईमानदारी से एग्जाम से पहले 2 या 3 टेस्ट दीजिए। अगर आप बहुत ईमानदारी से टेस्ट देंगे तो आपका जो भी मूल्यांकन होगा वो अच्छे तरीके से होगा। तो वीडियो को देखिए और अच्छे से अपनी तैयारी को बनाए रखिए। थैंक यू।